क्लास 12th हिंदी मीडियम। क्लास 12th हिंदी मीडियम आपके सब्जेक्ट फिजिक्स में आज ऑनलाइन क्लास में आपका चैप्टर 9 चालू हो रहा है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग जो इसके पहले सब पढ़ाए गए हैं, आपको नोट्स भेजे जाते थे, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भेजते थे, भी रिकॉर्डर के माध्यम से कई तरह से नोट्स भेज के कि आप कॉपी कंप्लीट करते होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर 9 में जो कोविड-19 के चलते कुछ सिलेबस में कम हुआ है, प्रकाश का परावर्तन हट गया है आपके कोर्स से। ठीक है, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन नियम है ना, दर्पण, ये आपको आगे आज का जो टॉपिक है चैप्टर 9 में, जो चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये किरण प्रकाशिकी क्या है? किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन हम प्रकाश को किरणों के रूप में चलते हुए मानकर करते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है किरणों के रूप में चलती है। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें प्रकाश को किरणों से जो है मिलकर बनी है, किरणों के रूप में गमन करती है, चलती है। तो सबसे पहले परावर्तन तो आपको छोड़ना है। इसके आगे जो चैप्टर टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है आपको ध्यान देना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान देना है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में गमन करना चाहिए, लेकिन ये कब अपने सीधी सरल रेखा से अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, हटती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात प्रकाश के चलने का जो मार्ग की प्रकृति है वो बदल जाए, है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश की किरण वायु में चल रही है, वायु से यदि वो कांच में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो चूंकि माध्यम बदल गया, तो माध्यम बदलने से वो प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित होती है। वह किसी माध्यम में तीव्र चाल से चलती है और किसी माध्यम में कम चाल से चलती है, क्योंकि माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल उस माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कांच सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। ठीक है, विरल का मतलब है जिसके अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा हो, तो विरल, और जिनमें अणुओं के बीच की दूरी पास हो वो सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जानिए आप। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। किसी वस्तु की जितनी ज्यादा सघनता होगी उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो इसका कारण है हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, तो वह तीव्र वेग से चलेगी, है ना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग है, हर माध्यम का घनत्व अलग अलग है, और हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो जब वो प्रकाश किरण माध्यम बदलती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित होती है, ठीक है, थोड़ा डेविएट होती है, ठीक है, मार्ग बदलती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वायु है, विरल माध्यम है, और कांच है, सघन माध्यम है। वायु की अपेक्षा कांच तो सघन माध्यम ही है, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच की दूरी पास पास है। तो एक अभिलंब हम मानते हैं 90 डिग्री का, ये आपतित किरण है, कोई एक किरण है। ये प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण को जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है। जाना चाहिए इसको सरल रेखा में, लेकिन सरल रेखा में न जाके बल्कि अभिलंब की ओर हटती है, अभिलंब की ओर जाती है, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई, क्योंकि सीधी सरल रेखा में जाना चाहिए, लेकिन सीधी सरल रेखा में न जाके वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस तरह यहाँ पर जो आपतित किरण अभिलंब से कोण बना रहा है वो आपतन कोण है, याद रखना है आपको, ये बार बार रिपीट होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसलिए आप जानिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ अपवर्तित जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण किसको कहेंगे? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्मॉल आर से लिखा जाता है, और आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई से डिनोट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आपतन कोण ये का मान यहाँ ज्यादा है, अपवर्तन कोण का मान कम है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये घटनाएं जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अब आपको अपवर्तन के नियम, कुछ नियम होते हैं अपवर्तन के। तो पहला नियम क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपतित किरण हुई, ये अपवर्तित किरण हुई, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, मतलब जो आपतन कोण है आई उसका सही, तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या। दूसरे माध्यम सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है? स्मॉल आर है। तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे 1μ2 से लिखा जाता है, 1μ2 से लिखा जाता है। इसका मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और 1μ2 से लिखा जाता है, जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और 1μ2 = sin i/sin r, मतलब पहले माध्यम में आपतन कोण
की साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन ज्या में एक निश्चित अनुपात है और ये अनुपात 1:2 से लिखा जाता है। इसे हम ये दूसरा नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम के भाग को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्नेल का क्या नियम है तो आपको अपवर्तन के दूसरे नियम को लिख देना है। इसके बाद अपवर्तन के उदाहरण कुछ हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, ठीक है। हम कुछ उदाहरण अपवर्तन के देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है जिसमें जो है हम उसके तली में कोई सिक्का रख दिए, हम उसको देखते हैं, ठीक है, और अपनी आंख हम इस तरह से धीरे धीरे हटाते जाते हैं कि सिक्का दिखना बंद हो जाए। उसके किनारे ले जाते हैं आंख को, फिर उसमें पानी भरते हैं और हम अपनी आंख को वहीं रखे रहते हैं जहां से सिक्का दिखना बंद हो गया था। तो फिर जब हम पानी भर देते हैं बर्तन में, ठीक है, तो सिक्का हमें दिखने लगता है। मतलब सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, आभास होती है, ठीक है। ये अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि कोई बर्तन है जिसमें कोई एक सीधी छड़ हम डाल दें, ठीक है, कोई पेंसिल डाल दें, पेन डाल दें, तो हम देखते हैं कि जो छड़ है या पेन पेंसिल जो है का वह भाग हमें टेढ़ी दिखाई देती है जो भाग जल के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई पर ना होके बल्कि कुछ ऊपर अपनी आभासी गहराई पर वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। और उस भाग से प्रकाश की किरणें जो चलती हैं, जो जल के अंदर है, वो जल से वायु में आती हैं, क्योंकि माध्यम बदलती है। हमको कोई भी वस्तु दिखाई क्यों देती है? क्योंकि वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और हमारे आँख पर टकराती हैं। तो सिक्का से भी किरणें चलती हैं, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी तो अपनी मार्ग से विचलित होंगी। इसी तरह से सीधी छड़ भी हमको टेढ़ी दिखाई देती है जो जल के अंदर का भाग है। तो ये सब उदाहरण जो है अपवर्तन के उदाहरण हैं जो हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले आप थोड़ा समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है या किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में टकरा कर लौट जाती है, ठीक है। माध्यम नहीं बदलते हैं इसमें जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाती है उसी माध्यम में किसी चिकने तल से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन के आगे का भाग जो हम पढ़ रहे हैं, आज आपका टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक शब्द इसमें जुड़ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझना है कि क्या है, इसकी शर्तें क्या है। शर्तें भी इसकी हम आपको बताएंगे कि शर्तें क्या है ना। तो शर्तें भी लिख लीजिए आप, 2 शर्तें हैं आपको बताया जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। अब बात आती है क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण भी हम आपको समझाते हैं। पहले आप पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा समझ लें। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण आगे विरल माध्यम में प्रवेश ना करके, आगे विरल माध्यम में ना जा करके वह सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। यहाँ अपवर्तन न होके
घटना होने लग जाता है और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ना जाके बल्कि वह सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान है वो सघन माध्यम और विरल माध्यम के बीच का जितना क्रांतिक कोण होता है उससे ज्यादा कोण पर आपतन कोण का मान हो जाए सघन माध्यम में, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाके वह पूर्ण रूप से परावर्तित होती है सघन माध्यम में ही। तो प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो ये घटना हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लिए। अब एक शब्द इसमें आया है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को थोड़ा आपको समझना है। सघन देखिए, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रांतिक कोण की परिभाषा कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। जिस आपतन कोण के संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया था या हो जाता है, हम उस आपतन कोण के मान को जो सघन माध्यम में स्थित है हम क्रांतिक कोण कहते हैं। उस दोनों माध्यम के बीच का क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सघन माध्यम है और दूसरा विरल माध्यम है। हम देख रहे हैं कि सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण यहाँ आपतित हुई और हम देख रहे हैं कि विरल माध्यम में अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ बनने वाला जो अपवर्तन कोण का मान है R वो 90 डिग्री हो गया। मतलब कहने का जब 90 डिग्री हो जाएगा तो सघन माध्यम और विरल माध्यम की जो सीमा पृष्ठ है, जो दोनों ऐसी रेखा जो दोनों भाग को अलग करती है, उस सीमा पृष्ठ की दिशा से होती हुई वो जाती है और अपवर्तन कोण का मान माने इस अभिलंब के साथ विरल माध्यम में ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बनाती है। तो इस आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये दोनों माध्यमों के बीच का क्रांतिक कोण कहलाएगा ये आपतन कोण। क्यों? क्योंकि इस आपतन कोण के संगत सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण के संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, तो हम इस आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहेंगे इन दोनों माध्यमों के बीच। ठीक है, इसे हम IC से लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्रांतिक कोण भी आपको बता दिया गया, क्योंकि ये क्रांतिक कोण की बात आई थी पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में बताने में। तो ये आप देखें। इसके बाद हम और देख रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन में डायग्राम आगे। तो ये अब यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है जो चित्र में दिख रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन की ओर हम फिर से आते हैं कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम है ये और ये विरल माध्यम में है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है, इस तरह से आपतित होती है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपतन कोण का मान ये I है, ये आपतन कोण का मान जो I है, ये इसका मान इन दोनों माध्यमों के बीच जितना क्रांतिक कोण है IC, इसके मान से ज्यादा हो गया है। मतलब I is greater than IC। IC means एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है ना, एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, और I का मतलब आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो गया। किस माध्यम में? सघन माध्यम में। तो प्रकाश की किरण ये जो आपतित हो रही थी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही थी, वो आगे विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं हुई, बल्कि सघन माध्यम में ही वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो गई। अब आपको परावर्तन बताया था ना कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाए उसी माध्यम में टकरा के और
तो यहाँ पर परावर्तन की ही घटना हो रही है। और पूर्ण शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि आपतित प्रकाश का संपूर्ण भाग जो है उसी माध्यम में, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है, कोई भाग उसका विरल माध्यम में नहीं जाता है, इसलिए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हुआ तो आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है और प्रकाश की यह घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतिक परावर्तन की बात हुई। अब इसके बाद कुछ पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें हैं। तो पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें आपको समझना है कि शर्त, वैसे हम पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा में ही दोनों शर्तों को जोड़ दिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया गया है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा में हम बताए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, एक शर्त ये हो गई पूर्णांतिक परावर्तन की शर्त। पहला शर्त क्या हो गया कि पूर्णांतिक परावर्तन की पहली शर्त है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। ये पूर्णांतिक परावर्तन की पहली शर्त। और हम आगे आते हैं पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा में कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो तो प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर पूर्ण रूप से परावर्तित होगी। तो पूर्णांतिक परावर्तन की जो दूसरी शर्त है वो ये बनती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश किरणें जो है पूर्णांतिक परावर्तन की घटना निर्मित होती है और होती है। तो हम ये देखते हैं कि हम आज पढ़े कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है। इसके बाद अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखेंगे। हम तो 2 उदाहरण आपको बताए हैं। इसके बाद पूर्णांतिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा क्या है, कौन सी स्थिति बनती है, क्रांतिक कोण क्या है और पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि पूर्णांतिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। तो इसकी शर्तें यही हैं कि प्रकाश की पूर्णांतिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आप सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब उन दोनों माध्यमों के बीच जितना क्रांतिक कोण है उससे ज्यादा कोण पर जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हो जाएगा तो प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, ठीक है। तो ये पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें हुई। अब हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको और बताना चाहते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच क्या संबंध है, ये देखना है आपको। तो आगे बता रहे हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध, ये दोनों के बीच हमको संबंध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में कि ये सघन माध्यम है,
ये विरल माध्यम है, ठीक है। अब सघन माध्यम में है, ये अभिलंब है, अभिलंब। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण ये यहाँ आपतित हो रही है, ये आपतित किरण है। यहाँ पर जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के बराबर है, मतलब I। और इस स्थिति में I = IC, मतलब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान के बराबर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें फिर दोनों के सीमा पृष्ठ से होके जाएंगी, इस दिशा में होके जाएगी और ये R बराबर 90 डिग्री बनाएगी। अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 डिग्री का हो जाता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण, हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए ये कांच है, सघन माध्यम कांच है और विरल माध्यम क्या है, वायु, उदाहरण के लिए। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखा जाएगा G/μA, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो पहले और जिसका अपवर्तनांक ज्ञात किया जाएगा वो बाद में, इक्वल टू क्या होता है, अभी अपवर्तन के दूसरे नियम में आप पढ़े हैं कि 1/μ2 = sin I/sin R। तो यहाँ पर लिखा जाएगा sin I/sin R, G/μA = sin I/sin R। पहले माध्यम में आपतन कोण कीजिए साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण कीजिए साइन। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो G/μA = sin I/sin R। अब यदि यहाँ हम ये माने कि यदि I = IC, मतलब आपतन कोण का मान सघन माध्यम में क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, तब हमको जो अपवर्तन कोण का मान मिलता है वो R = 90 डिग्री मिलता है। R = क्या मिलता है, 90 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र से स्पष्ट है। तो ये दोनों चीज हम यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा हमको नेक्स्ट G/μA = sin IC/sin 90, ठीक है। और ये sin 90 की वैल्यू 1 है, तो नेक्स्ट आया G/μA = sin IC, ठीक है। ये अब आप जानते हैं कि G/μA = 1/AμG, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1/वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जो होगा वो वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होगा। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AμG = 1/G/μA, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 1/AμG = sin IC या AμG = 1/sin IC। और यही आपके जो है रिक्वायर्ड फार्मूला है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच का संबंध ये क्या है, ये हमने देख लिया कि AμG = 1/sin IC। इससे अंकित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि किसी माध्यम, किन्हीं दो माध्यमों के बीच क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, मतलब IC का मान दिया है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो AμG = 1/sin 45, वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से √2 दे दिया गया वैल्यू आपको कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक है तो क्रांतिक कोण क्या है। तो इस तरह से आप अंकित प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कॉपी कंप्लीट करिए और तैयारी भी करते रहिए, ठीक है।